वो मेरे माता पिता के बारे में पूछने लगा। मैं इसे बताता चला गया और राह फ़रार इख्तियार करने के बारे में सोचने लगा। मेरे पास जहरीला सिगार मौजूद था, मगर मैं इसे सुलगा नहीं सकता था क्योंकि इस सिगार की हलाकत खेजी कर्नल के इल्म में थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था और कर्नल की बेल्ट में लगा हुआ रिवॉल्वर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपना भरम रखने की खातिर एक बार हल्का सा एहतजाज करते हुए कहा कि वो मुझसे इस किस्म के सवालात क्यों कर रहा है, जबकि इसके पास दिल्ली से मेरी फ़ाइल पहुंच चुकी है जिसमें मेरा पूरा डाटा दर्ज है। वो मकारी से मुस्कुराया और कहने लगा, कर्नल मनी, तुम्हारी फ़ाइल में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर एक बात का इंदराज नहीं है। मैं इसका मुंह तकने लगा। वो कुर्सी से उठा और बोला, मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। बिजली की चमक बनकर यह ख्याल मेरे जहन में कूद गया कि वो मेरे जिस्मानी मुआयने के लिए मुझे दूसरे कमरे में ले जा रहा है। मैंने आखिरी बार एहतजाज किया कि मैं भारत के सेंट्रल इंटेलिजेंस का ज़िम्मेदार ऑफिसर हूँ, वो मुझे यूं डिक्टेट नहीं कर सकता। इसने अपने कमरे के अकबी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कर्नल मनी, इस कमरे में जाकर तुम्हें अपना जिस्मानी मुआयना करवाना होगा। मैंने मज़ीद डटाई से काम लेते हुए कदरे तलख लहजे में कहा, आखिर ये क्या मजाक है, मैं हेडक्वार्टर से शिकायत करूंगा। वो मेरी तरफ झुक कर बोला, मौलवी साहब, ये सब कुछ मैं हेडक्वार्टर के हुक्म से ही कर रहा हूँ। साइड रूम में तशरीफ़ लाइए। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं बुड़बुड़ाता हुआ उठा और साइड रूम में घुस गया। मेरी ज़िंदगी और मौत के दरमियान चंद साहतें बाकी रह गई थीं। दूसरे कमरे में आते ही मैंने एक खूनख्वार और बेखौफ कमांडो की आंख से जायज़ा लिया। कर्नल किसी दूसरे ऑफिसर को फ़ोन करने लगा। कमरा छोटा सा था। कमरे में लोहे की अलमारी खड़ी थी। वहाँ फ़ज़ा नीम रोशन थी। मुझे कर्नल के कदमों की चाप सुनाई दी। इसके ऑफिस से साइड रूम में 3 कदम का फासला था। मेरी या गुरमीत सिंह की मौत में भी सिर्फ 3 ही कदम का फासला था। 2 कदम, 1 कदम, फिर मेरी मौत कमरे में दाखिल होने ही वाली थी। लेकिन मौत की आगोश से अपनी ज़िंदगी छीनने के लिए मैं इस पर आखिरी और भरपूर हमला करना चाहता था। साइड रूम का कोई दरवाज़ा नहीं था। वहाँ सिर्फ नीले रंग का एक पर्दा लटक रहा था। मैं पर्दे के पहलू में दीवार के साथ लग गया। इस वक्त मेरी रग रग में बिजलियां कूद रही थी। अंदेशे, वसवसे, सोच विचार सब कुछ कूदती बिजलियों के इस तूफान में बह गया था। बस इतना याद था कि मैं बिजली हूँ और मुझे इस शख्स पर मौत बनकर गिरना है। ये सब कुछ चंद सेकंड के अंदर अंदर हो गया। मौत का ऑपरेशन कब शुरू हुआ, आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो तफसील याद नहीं आती। नीले पर्दे के पीछे से मैंने वर्दी पोश से कर्नल को साइड रूम में दाखिल होते देखा, जिसके हाथ में पिस्तौल था। ये पिस्तौल मुझे इस वक्त नजर आया जब इस फौजी अफसर की गर्दन टूट चुकी थी और वो मेरे बाजू के आहनी शिकंजे में झूल गया था। मैंने कर्नल को रिवॉल्वर के साथ फर्श पर लुटाया तो इसके हरे रंग की पगड़ी एक तरफ टेढ़ी हो गई। इसके हाथ में जो रिवॉल्वर था, इसको लॉक लगा हुआ था। मैंने इसकी किसी शय को हाथ नहीं लगाया और साइड रूम से निकलकर इसके ऑफिस में आ गया। ऑफिस खाली था। मैंने अपने कंधों पर पड़े हुए रुमाल को दुरुस्त किया, ब्रीफकेस उठाया, जेब से तस्वीर निकाल कर हाथ में थाम ली और चिक उठाकर बाहर निकल गया। गुरमीत सिंह की मौत से ज़्यादा खतरनाक मरहला अब इस किले से बाहर निकलने का था। कदमों की ज़रा सी लग्जश और ज़ुबान की हल्की सी लड़खड़ाहट मुझे मौत के जहन्नम में धकेलने के लिए काफ़ी थी। दरवाजे पर एक सिख हवलदार बेल्ट से हल्की स्टेन कर लटकाए अटेंशन खड़ा था। इसने मुझे ऑफिस में दाखिल होते देखा था। अच्छा, जब मैं बाहर निकला तो इसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। कर्नल ने 10-15 सेकंड के लिए किसी को फ़ोन किया था और अंग्रेज़ी में आहिस्ता से कुछ कहा था, जिसमें कुछ इसकी हल्की आवाज़ होने और कुछ अपने जहनी खलफशार और जज्बाती हैजान के बायस नहीं सुन सका था। मुमकिन है इसने मेरे बारे में किले के किसी ऑफिसर को बता दिया हो और वो इसके ऑफिस की तरफ चला आ रहा हो। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं हर तरह से नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहा था और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी था। तहखाने से निकला तो सीढ़ियों के बाहर भी पहरा था। ये सिपाही भी मुझे नीचे जाते देख चुके थे। इन्होंने भी मुझसे कोई बात ना की। जूं जूं किले की ड्यूटी करीब आ रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। लगता कि अभी पीछे से स्टेन गन का एक ब्रस्ट मारा जाएगा
और गोलियां मेरा सीना छलनी करती हुई निकल जाएंगी। किले की बुलंदोबाला कदीम छत वाली ड्योढ़ी आ गई और दरवाजे तक 20 कदम का फासला था, लेकिन ये फासला मुझे मीलों लंबा लग रहा था। वो चाकू चुप सिपाही डबल मार्च करते हुए मेरे पास से गुजर गए। किले का बड़ा दरवाजा खुला था। दोनों जनाब गोरखे फौजी स्टीन गन लिए पहरे पर खड़े थे। एक सिख फौजी दरवाजे के पास अंदर की जानब एक कुर्सी पर बैठा हाथ में मग लिए चाय पी रहा था। खुदा जाने क्यों इसकी अकाबी निगाहें मुझे अपने ऊपर गड़ी हुई महसूस होने लगी। करीब से गुजरते हुए मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो इसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, लेकिन मैं बदस्तूर मुस्कुराता रहा। वो मेरे करीब आकर पंजाबी में बोला, मौलवी साहब, मलेरकोटला में ड्यूटी लगी है। मैंने भी पंजाबी में जवाब दिया, हाँ सरदार जी, ड्यूटी लगी है। ड्यूटी जो करनी है चाहे जहां लग जाए। खुदा जाने इसने मुझे क्या समझकर ये जुमला कहा था। मुझे तो बस इतना मालूम था कि मलेरकोटला पंजाब की मगरबी सरहद पर एक रियासत है जहां सन 47 के फसादात के दौरान एक भी मुसलमान शहीद नहीं हुआ था और जहां पंजाबी मुसलमान आज भी चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मौलवी साहब, हमें मालूम है आपकी वहाँ क्या ड्यूटी लगी है। ऐसा करना कि जब रिपोर्ट करने वापस आओ तो मलेरकोटला से मेरे लिए देसी घी का एक कनस्तर लेते आना। रकम की फिक्र मत करना, इसने कहा। मेरी जान पर बनी हुई थी। मैंने जल्दी से हामी भर ली और सत श्री अकाल कहकर किले के गेट की तरफ बढ़ा। पहरे पर खड़े मुसल्ला गोरखों ने मुझसे कोई बात ना की। मैंने गैर इरादी तौर पर गेट से निकलते हुए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। किले की ड्यूटी दूर तक खाली थी। इसका मतलब था कि कर्नल गुरमीत के साइड रूम में अभी तक कोई नहीं गया था। किले से निकलते ही मैं दरख्तों में घिरी हुई पक्की सड़क पर तेज तेज चलने लगा। जहां सड़क घूमती थी वहां बड़े बड़े पत्थरों पर सफेदी की गई थी और फौजी ट्रकों के इशारे के सुर्ख निशान बने थे। मुझे पीछे से किसी गाड़ी की इंजन की आवाज सुनाई दी। गाड़ी तेज तेज आ रही थी। सड़क पर खड़े शीशम के पुराने दरख्त मुझे घूमते दिखाई दिए। एक फौजी जीप को जोर से ब्रेक लगी और वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गई। जीप की खिड़की से एक सफ़ेद पोश आदमी ने सर बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, मौलवी साहब, चलो तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूं, मैं भी स्टेशन जा रहा हूं। ये वही आदमी था जो मुझे होटल से कर्नल के हुक्म पर किले में लाया था। मैं लपक कर इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। इसने जीप आगे बढ़ा दी। इसके बाद ना तो हस्बे साबिक इसने कोई बात की और ना ही इससे हम कलाम हुआ। मैंने जीप के डैशबोर्ड का जायजा लिया। इसमें वायरलेस नहीं था। मैं कदरे मुतमिन हो गया। होटल के सामने इसने जीप खड़ी कर दी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और होटल के दरवाजे की तरफ चल दिया तो वो जीप आगे बढ़ा गया। मैंने काउंटर से अपने कमरे की चाबी ली और कमरे में आ गया। जब मैंने देखा कि सामने बरामदे में कोई नहीं तो मैं कमरे से निकला। सामने वाले गमले को एक तरफ हटाकर इसके नीचे से V2 की गोलियां वाला पैकेट उठाया और जेब में रख लिया और कमरे में घुस गया। मेरे लिए ब्रीफ की कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर अब बेकार चीज़ें थी। मैंने सिर्फ V2 गोलियां और जहरीला सिगार अपनी शलवार की जेब में रख लिया। ब्रीफ केस से इंडियन करेंसी के 2000 रुपये निकाले, रुमाल में लपेट कर अपनी कमर के गिर्द बांध लिए। कमरे को ताला लगाया और काउंटर पर आकर चाबी काउंटर वाले के हवाले कर दी। मेरी अकाबी नज़रों ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। अभी तक बुंचाल नहीं आया था। सूरत हाल नॉर्मल ही थी। होटल से निकलते ही मैं सीढ़ियों वाले रेलवे पुल की तरफ जाने की बजाय इस अकबी सड़क पर आ गया जो कंपनी बाग की तरफ जाती थी। मैं इन तमाम सड़कों से शनासा था। सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी मूंछ सफा चट करवा कर अपना हुलिया बदलना चाहता था। अब मुझे शिद्दत से किसी सवारी की तलाश थी। अभी तक कोई खाली रिक्शा तक मेरे करीब से नहीं गुजरा था। मैं कंपनी बाग के गेट के करीब पहुंच गया और खाली रिक्शे भी खड़े थे। मैंने एक सिख रिक्शे वाले को इशारे से बुलाया। इसमें बैठा और इसे 40 खूह की तरफ चलने को कहा। 40 खूह जीटी रोड पर रामतलाई के सामने वाले रेलवे लाइन के पार वाक़या था। ये ज़मीन में 40 कुएं खोद कर अंदर बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाए गए थे जो आसपास के इलाकों को पानी सप्लाई करते थे।
रेलवे फाटक पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही लाइन पार करके कच्ची सड़क पर चल दिया। मैं गांव मकबूलाबाद की तरफ जा रहा था। ये गांव रेलवे फाटक से मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ 6 किलोमीटर के फासले पर था। सामने 2 सिख बैंस लिए चले आ रहे थे। इन्होंने मेरी मुसलमान जैसी शक्ल सूरत को गौर से देखा और आपस में चहमगोइयां करते गुजर गए। मुझे अपने इस हुलिये से निजात हासिल करने की अहमियत का शिद्दत से एहसास होने लगा, क्योंकि आमतौर पर अमृतसर में ऐसे हुलिये के मुसलमान ना होने के बराबर थे। एक चक्का पीछे से चला रहा था। इसे रोका। सिख लड़के से कहा, सरदार पुत्र, मैं मलेरकोटला का सूफी हूँ। मकबूलाबाद में अपने एक सिख सूबेदार से मिलने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ बाबा जी, मैं आगे निकिया तंगाल जा रहा हूँ, तुम्हें मकबूलाबाद छड़ दूंगा। लड़के ने कहा, मकबूलाबाद इस ज़माने में ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, लेकिन यहाँ मुसलमान हुआ करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद फैसलाबाद और हफ्साबाद के सिख आकर यहाँ आबाद हो गए। इस गांव में हिंदू साहूकार भी रहते थे। चंद कदम आगे बढ़ा था, एक सिख बूढ़े ने करीब आकर मुझे सत श्री अकाल कहा और पूछा कि क्या मैं अमृतसर की मस्जिद जान मोहम्मद का मौलवी हूँ। मैंने कहा, अमृतसर की सिर्फ यही एक मस्जिद थी जहाँ तकसीम के बाद श्रीनगर से मुसलमान कश्मीरी आकर रहने लगे थे। ये 5 वक्त इसी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। मैंने कहा, हाँ सरदार जी, अगले गांव मेरे कश्मीर घराई समद बट रहता है, इससे मिलने जा रहा हूँ। एक हिंदू बनिया भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने वहाँ से खिसकने में ही आफियत समझी। मेरी मुसीबत थी कि मैं जगह जगह रास्ते में गवाच छोड़ते चला जा रहा था। एक छोटी सी नहर के साथ साथ जाती थी। मैं नहर के किनारे हो लिया। अब मैं इसी उम्मीद पर आगे चल रहा था कि कहीं गांव के बाहर कोई हजाम नजर आया, वहां बालों का सफाया करा लूंगा। मुश्किल ये थी कि सारे गांव सिखों के थे और सिखों के गांव में हजाम नहीं होते। चलते चलते मैं कच्चे मकानों वाले एक गांव के करीब गुजरा तो देखा कि पीपल के एक दरख्त के नीचे दरी पर एक हजाम बैठा किसी हिंदू की दाढ़ी मूंढ रहा था। मैं कुछ फासले पर दरख्तों के ओट में बैठ गया। जब वो हिंदू बुढ़ा चला गया तो मैं हजाम के पास आ गया। वो भी कोई हिंदू ही था। दरख्त में कील ठोंकर इसने छोटा सा आईना लगा रखा था। लकड़ी के दस्ते वाला उस्तरा और कैंची वगैरह पास ही पड़ी थी। दाढ़ी मूंढकर वो हुक्का पी रहा था। मैंने इसे जाते ही 10 रुपए का नोट दिया और कहा, लाला जी, इस बखेड़े को साफ ही कर दो, और जेब से मजीद 10 रुपए का नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर ही बाद जब मैं उठा तो ना सिर्फ मेरी दाढ़ी मूछें सफाचिट थीं, बल्कि मेरे सर के बाल भी साफ थे। मैंने हजाम से कहा, मैं देर गांव जा रहा हूँ। वहाँ मेरा मलेरकोटले का एक भाई आड़त करता है। वो मेरी दाढ़ी के बड़ा खिलाफ है। सोचा आज दाढ़ी मूंछ मंडवा कर ही इससे मिला जाए। नाई 20 रुपये लेकर बेहद खुश था। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि अगर मेरे पीछे पीछे पुलिस यहाँ पहुँच जाती है तो गमराह हो जाए, क्योंकि मैंने वहीं से वापस जाने और मानावा रेलवे स्टेशन से कोई ऐसी पैसेंजर ट्रेन पकड़ने का फैसला कर लिया था जो दिल्ली जा रही थी। मैं मेन रेलवे लाइन पर पहुंच गया। मानावाला रेलवे स्टेशन अभी दूर था। फिर मैं रेलवे लाइन से हटकर खेतों खेत चला जा रहा था। एक जगह मुझे छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। समंदर के साथ ही एक कोठी भी थी। मैं इस मंदिर की तरफ चल दिया। एक खेत में पानी खड़ा था। मैंने खेत में से कीचड़ लेकर अपने कपड़ों पर इस तरह मल लिया कि मालूम हो मैं फिसल कर खेत में गिरा था। मंदिर क्या था, बस एक चबूतरे पर छत डालकर जर्द रंग का झंडा लगा हुआ था। नीचे कृष्ण महाराज की मूर्ति रख दी थी। कोठरी के अंदर से एक मोटी तोंद वाला पुजारी अपनी बोधी को गिरा देता हुआ बाहर आया। राम राम, क्या हुआ महाराज जी? इसने मुझे पूछा। मैंने कश्मीरी हिंदुओं जैसा लहजा बनाकर कहा कि मैं श्रीनगर का हिंदू ब्राह्मण हूँ। अपने एक मुसलमान कश्मीरी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। रास्ते में फिसल कर खेत में गिर पड़ा। राम राम महाराज, ब्राह्मण होकर मुसलमान से मिलने जा रहे हो? बैठो बैठो, मैं तुम्हारे कपड़े धोए देता हूँ। मैंने कहा, महाराज, मैं पहले ही मुसलमानों वाले कपड़े नहीं पहनना चाहता था, लेकिन अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर प्रेम के नाते आपस में कपड़े बदलवा लिए। मुझे तो धोती कुर्ता ला दो, बड़ी कृपा होगी। मेरे पास बस 50 रुपये ही हैं। इस वक्त वही आपको अर्पण कर दूंगा। छी छी महाराज, क्यों हमारी बिंदिया करते हो?
ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण पौत हैं। तुम उधर तालाब पर जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए एक धोती कुर्ता लाता हूँ। पुजारी मेरे लिए गेरवे रंग के खद्दर का एक लंबा कुर्ता और इसी कपड़े की एक धोती निकाल कर ले आया। मैंने कपड़े लिए और बड़ के दरख्तों के पीछे तालाब में जाकर कपड़े तब्दील कर लिए और अपनी सलवार कमीज एक जगह झाड़ियों में फेंक दी। फिर मंदिर के मोटे पुजारी को आकर 50 रुपए का नोट दिया और प्रणाम करके कहा, महाराज, राम नाम का तिलक अपने पवित्र हाथों से लगा दो। पुजारी हरे राम करता चबूतरे की तरफ बढ़ गया। मैं इसकी कोठी के बाहर तख्त पर बैठ गया। पुजारी आरती पूजा की थाली में से गुलाल में उंगली डुबो कर लाया और मेरे माथे पर तिलक लगा दिया। फिर बोला, महाराज, भोजन पानी कर लो। मैं इसके भोजन पानी के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता था, लिहाजा हाथ बांधकर माजत की और प्रणाम करके आगे रवाना हो गया।